हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें कि कई बार क्या होता है, एक नॉर्मल इंसान भी जान सकता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उनकी क्या पावर्स होती हैं, क्या उनका क्या रोल होता है। कई बार कई लोग कहते हैं प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं होती है, उनका कोई रोल नहीं होता है, उनकी उनको हायर उनकी उनको वो इलेक्ट कैसे होते हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है, उनका प्रोसीजर क्या है, उनको कौन वोट देता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई गई है। और दूसरी चीज़, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि आपकी जो एग्जाम्स आएंगे आपको उनमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अपना जो आज का जो वीडियो जिसका टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये प्रेसिडेंट अभी अपने करंटली कौन है? रामनाथ कोविंद। ये है आप इनकी फोटो आप तो आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, ये रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट हैं। अब शुरू करते हैं कि देखो, प्रेसिडेंट की बात जो जो की गई है ना, वो आर्टिकल 52-78 में की गई है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की बात किस में की? आर्टिकल से आप याद रख लेना, आर्टिकल्स 52 टू 78 आर्टिकल्स के बीच में इनकी बात की गई। और ये आर्टिकल्स जो आते हैं वो पार्ट 5 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब ये डील करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव से। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग आते हैं? द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारे लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। अब आप लोग ये भी पूछोगे यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया, आप यह चीज़ देख लीजिए। द गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल इज कॉल्ड यूनिट गवर्नमेंट। अब आप देखो, एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? यूनियन गवर्नमेंट। एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट को कहा जाता है स्टेट गवर्नमेंट। सेम उसी तरह द यूनियन गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन। अब सेम उसी तरह से यूनियन गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ठीक है, तो ये 3 पार्ट होते हैं। मैंने एक अपनी पॉलिटी की प्लेलिस्ट भी है, वहाँ पर भी मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे लोग किस में आते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के फर्स्ट हेड, मतलब इज द हेड हैं अपने देश के, इस पूरे देश के हेड हैं। एक मतलब जैसे कहते हैं ना, घर में कोई भी बुजुर्ग होता है जो सबसे हेड होता है, जैसे कि मान लो हमारी फैमिली में पापा होते हैं, सेम उसी तरह से इस देश के जो हेड हैं वो प्रेसिडेंट है हमारे रामनाथ कोविंद हैं इस वक्त। ठीक है, और ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। और ये सिंबल है यूनिटी के, एकता के, अखंडता के यानी कि इंटीग्रिटी, और सॉलिडेरिटी यानी कि एकजुटता के, यानी कि अखंडता, एकता और एकजुटता के ये सिंबल हैं एक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इनका इलेक्शन कैसे होता है? देखो, इनको इलेक्शन, इनका प्रोसीजर क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब इनका जो इलेक्शन होता है उसमें इनको वोट कौन देता है? इनमें वोट देते हैं एमएलए और एमपी। एमएलए क्या होता है? स्टेट ऑफ असेंबली के। ठीक है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स। ठीक है, ये दोनों वोट देते हैं। और ये जो नुमाइंदे या फिर जो एमएलए एमपी है, किसके द्वारा चुने जाते हैं? ये हमारे द्वारा चुने जाते हैं। और फिर हम इनको चुन के, और ये हमारे प्रेसिडेंट को वोट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और ये हमारे प्रेसिडेंट को वोट देते हैं। ठीक है, तो एमएलए और एमपी यानी कि एमएलए स्टेट ऑफ असेंबली के, और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लेजिस्लेटिव, सॉरी लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स वोट देते हैं प्रेसिडेंट को, उनका इलेक्शन होता है जब। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट, अभी ये क्या होता है? प्रेसिडेंट देखो, प्रेसिडेंट नॉर्मली हम आम इंसान लोगों के द्वारा या जनता के द्वारा इलेक्शन नहीं होता है। इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, और एमएलए। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और एमएलए को कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो अब आता है, नेक्स्ट आता है और तीसरी चीज ये कि दिल्ली एंड पौंडीचेरी को, सिर्फ इन 2 यूनियन टेरिटरी को भी जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो इनको वोट देने का राइट दिया गया है। ठीक है, सिर्फ इन 2 यूनियन टेरिटरी को। ठीक है, तो कौन कौन वोट दे सकते हैं? एमपी दे सकते हैं, एमएलए दे सकते हैं, और दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ये 2 यूनियन टेरिटरी काउंट की जाती हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, फिर आता है अब इनको वोट कौन नहीं दे सकता। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स वो कहीं के भी हों, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा के हों, चाहे वो एमएलए हों, ठीक है, यानी कि एमपी हों चाहे एमएलए हों, अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं तो वो प्रेसिडेंट को वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मेंबर्स बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा। अब देखो, विधानसभा हर स्टेट में नहीं होती है। ठीक है, तो यानी कि अगर विधानसभा, ये जिनकी जो अपर केस होता है विधानसभा का, अपर हाउस ऑफ स्टेट असेंबली होता है, ठीक है, उसके मेंबर्स अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं तो वो भी प्रेसिडेंट को वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और ये दिल्ली एंड पौंडीचेरी के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी वोट नहीं दे सकते। यानी कि इन शॉर्ट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे विधानसभा अपर हाउस के मेंबर्स नॉमिनेटेड हो, चाहे वो दिल्ली एंड पौंडीचेरी के नॉमिनेटेड मेंबर्स हो, वो नॉमिनेशन वाले जो मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वो वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। अब इनका वोटिंग सिस्टम क्या होता है, देखो वोटिंग सिस्टम में मैं आपको बताता हूँ। अब एमएलए का वोट क्या होता है, देखो मान लो वैल्यू ऑफ एमएलए वोट का एक फॉर्मूला लिखा है जिसमें लिखा है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट इनटू 1/1000, ठीक है। यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन, अब जस्ट लेट सपोज एक पंजाब का अगर इलेक्शन होता है, ठीक है, अब पंजाब में टोटल पॉपुलेशन है 2 लाख, ठीक है, 2 लाख पॉपुलेशन है पंजाब की, वहां पर टोटल एमएलए कितने खड़े हुए हैं 20, ठीक है। तो अब इनका एक वोट काउंट कैसे होता है कि वैल्यू ऑफ ईच एमएलए यानी कि 20,000 अपॉन 20 एमएलए, ठीक है। तो अब आप यहां पर मैं आपको एक दिखाता हूं, एक बार देखो, सॉरी 2 लाख, ठीक है। अब यहां पर कितना है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि 20 इंटू 1/1000, ठीक है। तो 3 बिंदी ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, यानी एक एमएलए की जो एक एमएलए के वोट की जो वैल्यू होगी ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो 20 होगी, ठीक है। तो इस तरह से एमएलए के वोट की काउंटिंग की जाती है। और सेम एमपी की कैसे की जाती है, एमपी का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ एमपी वोट यानी टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए वोट्स इन ऑल स्टेट्स एंड टोटल नंबर ऑफ एमपीज, यानी कि अब एक स्टेट में एमएलए कितने, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए वोट्स, ठीक है। यानी कि जो एमएलए की वैल्यू, एमएलए के वोट की वैल्यू है, मान लो एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक है। या फिर मान लो यहाँ पर अपन ने जैसे फाइंड कर लिया एमएलए, ठीक है। तो एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है 20, यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर गलत लिख गया गाइज, ठीक है। तो एक एमएलए की टोटल यानी कि यहाँ पर टोटल कितनी है, यानी कि अगर 20 एमएलए हैं और एक एमएलए की वोट की वैल्यू 20 है, यानी कि कितने हुए 400, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एमपी कितने हो गए, मान लो 20, तो इसको काट दिया, यानी कि एमपी के वोट की वैल्यू भी 20 हो गई। तो इस तरह से काउंटिंग करते हैं। यानी कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इनका जो वोटिंग का सिस्टम होता है ना, वो ये फॉर्मूले यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये एमएलए के वोट का है और ये एमपी के वोट का है। तो इस तरह से इनके वोट की काउंटिंग होती है, फॉर्मूला वोटिंग सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के कितने तरह के इलेक्शन होते हैं, मतलब टाइप क्या है इनका, देखो सबसे पहली चीज़ द प्रेसिडेंट इलेक्शन द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट है, ठीक है, ये हम आम जनता के द्वारा नहीं दिया जाता, ठीक है। अब फिर सेकंड आता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इनको जो वोट देते हैं एमएलए और एमपी, ठीक है, ये वोट एमएलए और एमपी सिर्फ एक, मतलब जैसे मान लो 4 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, 4 नहीं 3 मानते हैं, ठीक है, 3 लोग खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, एक राहुल गांधी हो गए, एक अरविंद केजरीवाल हो गए, एक अपने कुछ भी ले लो, इंदिरा गांधी सॉरी मायावती ले लो, अखिलेश यादव ले लो, ठीक है, ये तीनों लोग अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है सिंगल ट्रांसफर। अब सबसे पहले एमएलए और एमपी जो हैं लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स और जो स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स हैं वो सारे लोग वोट तो इन्हें देंगे, लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल यानी कि वो लोग वोट एक ही वोट दे सकते हैं। पहली चीज़ एक ही वोट, हर एमएलए एमपी हर अपने पसंद के जो उनका जो प्रेफरेंस है, जो उनकी प्रायोरिटी है, जो उनका मेंबर है, उनको वो वोट दे सकते हैं, वो एक ही वोट दे सकते हैं। फिर आता है सीक्रेट बैलेट पेपर। अब सीक्रेट बैलेट में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, उन लोगों को एक राइट होता है कि वो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट दे सकते हैं। यानी कि जैसे मान लो यहाँ पर अपना राहुल गांधी है, यहाँ पर अपने अरविंद केजरीवाल है, यहाँ पर अपने अखिलेश यादव है, ठीक है। अब मैं हूँ, अगर मैं एमएलए एमपी हूँ, ठीक है, तो अगर मैं वोट देना चाहता हूँ अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहली प्रेफरेंस मेरी ये रहेगी, मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी इलेक्शन जीते प्रेसिडेंट का, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जीते, फिर मैं चाहता हूँ अखिलेश यादव जीते। अब क्या होता है, जैसे मान लो फर्स्ट में ये राहुल गांधी नहीं आ पाए, ठीक है, फिर उसमें अरविंद केजरीवाल नहीं आ पाए। अब मान लो फाइनली जब अब और भी लोग जो एमएलए एमपी वो वोट दे रहे हैं, ठीक है, वो वोट जब दे रहे हैं तो उन सबका वोट की प्रेफरेंस कहाँ पर आ गई, 3rd नंबर पे आ गई, यानी अखिलेश यादव। अब सबकी जो मेजोरिटी रही वोट देने की, वो उनकी प्रेफरेंस आएगी 3rd नंबर पे कि भाई अखिलेश यादव को प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो इनको कैंसिल करके फिर जो फर्स्ट और सेकंड मेंबर्स होते हैं, इनका वापस से सेकंड फेज में इलेक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फेज प्रेफरेंस वोट्स काउंट किए जाते हैं। और अगर फर्स्ट फेज में अगर इनका जैसे टाई हो गया, ठीक है, तो 50 मतलब अब फिर यहाँ पर क्या होता है, डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स होते हैं सुप्रीम, अगर इनमें जैसे क्या बोलते हैं, फिर 50% वोट्स देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इस तरह से इनके इलेक्शन होते हैं। एमएलए एमपी इस तरह से वोट देते हैं, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि एक वोट दे सकते हैं। फिर आता है सीक्रेट बैलेट, फिर आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस वाइज वोट दे सकते हो कि फर्स्ट पे मैं इनको चाहता हूँ, सेकंड में इनको, और अगर उसमें वो नहीं जीत पाते तो उनके सेकंड फेज में वापस से होते हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो सुप्रीम कोर्ट को पूरा राइट होता है फाइनल डिसीजन अपना सुनाने का, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन सुना सकता है।
फिर क्या होता है, कुछ लोगों ने क्या हुआ, जैसे कुछ लोग, अब जैसे हम लोग हैं, हम नॉर्मल इंसान है, ठीक है, तो हमारा जो पैसा, देखो पैसा क्या है, वो हमारा ही जो गवर्नमेंट के पास है, तो हमने वही क्रिटिसाइज़ किया कि अब ये बार बार आप जो इलेक्शन करा रहे हो, ठीक है, ये बार बार इलेक्शन करा रहे हो, इसमें क्या है, आपका कॉस्ट भी जा रही है, आपका टाइम भी जा रहा है, ठीक है। तो देखो मेन चीज़ क्या है, जो रियल पावर अपने देश में, रियल पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, ठीक है। तो या फिर प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर है। अब प्रेसिडेंट को क्या है, सिर्फ एक साइन ही तो करना है, ठीक है। तो बार बार ये इलेक्शन करवाने के अच्छा है, मतलब पब्लिक ने क्या क्रिटिसाइज़ किया कि जैसे प्राइम मिनिस्टर को हम चुनते हैं, तो ठीक, हम भी प्रेसिडेंट को भी हम उसी तरह से चुन सकते हैं, ठीक है, हमारे द्वारा वोटिंग कराई जाए, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट, इस कंट्री का हेड है, ठीक है, तो वो भी आम जनता के द्वारा इलेक्शन करवाया जाए और उसको बनाया जाए, ठीक है, प्रेसिडेंट। लेकिन अपने मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, ये बताएगी कि मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर अपनी जो पावर है, सबसे ज़्यादा जो रोल अपना जो रोल प्ले करता है, वो प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर अपना रोल प्ले करता है सबसे ज़्यादा, प्रेसिडेंट का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, वो एक जस्ट एक सिग्नेचर्स करता है चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पर ये कही गई है कि अब देखो, अगर प्रेसिडेंट की भी इस तरह से इलेक्शन कराएंगे तो पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, जबकि पावर इतनी है नहीं प्रेसिडेंट की, तो इतना सब कुछ क्यों करना, ठीक है। तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन रखा गया कि भाई ठीक है, ये एमएलए और एमपी द्वारा चुना जाएगा, क्योंकि एमएलए एमपी किसके द्वारा चुने गए, हमारे द्वारा, तो हमने उनको चुना, हमारे द्वारा जो चुने हुए नुमाइंदे हैं या फिर जो लोग हैं एमएलए एमपी, वो प्रेसिडेंट को चुन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट रखा गया, ठीक है। फिर आती है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट की जो क्वालिफिकेशन है कि भाई प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया अपने भारत देश के नागरिक होने चाहिए, आपकी एज 35+ होनी चाहिए। थर्ड आपका है कि आप कोई भी नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि आप कहीं भी यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट या कोई पब्लिक अथॉरिटी में कोई भी ऐसी जॉब या कोई भी ऐसी पोस्ट होल्ड करके नहीं रख सकते हो, ठीक है। यानी कि होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि आपको कोई और पोस्ट नहीं मिलेगी, आप उसको होल्ड करके नहीं रख सकते हो कि भाई मैं प्रेसिडेंट तो बन रहा हूँ कि मैं चीफ मिनिस्टर की एक पोस्ट भी होल्ड करके रख सकता हूँ, ठीक है, या मैं प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता हूँ, या फिर मैं गवर्नर बन सकता हूँ, या मैं आईएएस बन सकता हूँ, आईएएस की पोस्ट भी होल्ड करके, यानी कि आप कोई भी पोस्ट होल्ड करके नहीं रख सकते हो अपने पास। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ये चीज़ें किसके लिए अप्लाई होती हैं, ये प्रेसिडेंट के लिए भी अप्लाई होती है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन, ठीक है, यानी कि काउंसिल मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्ट्री। तो इन सब चीज़ों के लिए ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लागू होता है। फिर आता है इनको ओथ और अफर्मेशन कौन दिलाता है, यानी कि इनकी जो शपथ ग्रहण है और जो वो सारी चीज़ें कौन करवाता है। अब सबसे पहले इनको जो ओथ दिलाता है वो होता है CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको ओथ दिलाता है। अब अपना जो प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कौन है, उनका आप नाम अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है। और अगर CJI अगर एब्सेंट है, यानी कि किसी वजह से अगर वो बीमार है, किसी कारणवश वो अगर वहाँ पर नहीं है प्रेजेंट, तो उनको ओथ कौन दिलाएगा, सीनियर मोस्ट जज, यानी कि सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के, वो उनको ओथ दिलाएंगे। अब सीनियर मोस्ट जज इनका काम क्या होता है, ये फेथफुल मतलब वफादार होते हैं अपने ऑफिस को लेके, ये प्रिजर्व प्रोटेक्ट इस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं, और ये समर्पित होते हैं अपनी सर्विस के और अपने इस भारत देश को, ठीक है, भारत देश के लिए। फिर कुछ कंडीशंस होती हैं ऑफिस ज्वाइन करने की। कंडीशंस क्या होती है, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि कोई भी प्रेसिडेंट कोई भी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कोई भी ऐसी पोस्ट होल्ड करके नहीं रखेंगे, ठीक है, ना ही वो मेंबर हों पार्लियामेंट हाउस के और स्टेट लेजिस्लेचर के, ठीक है, और वो राष्ट्रपति भवन में अगर रहेंगे तो उनको कोई किराया भी नहीं देना है। दूसरा, इनका जो सैलरी है, इनका जो खर्चा है, इनका जो घर है, इनको जो सर्विसेज मिलेंगी, जो उनके अलाउंस होंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ना घटाया जाएगा और ना बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कंडीशंस। फिर आती है इनकी इम्पीचमेंट, यानी कि इम्पीचमेंट मतलब इनको हटाया कैसे जाए। इनको हटाने के लिए, इनको हटाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला होता है या तो इनका 5 साल का जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो गया हो, ठीक है। दूसरा, अगर इनको रेजिग्नेशन देना है तो ये वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर इनको हटाया जाना, अगर कोई जैसे जो मेंबर्स हैं लोकसभा राज्यसभा के एमएलए एमपी, इनको हटाना चाहते हैं, ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, तो इनको इम्पीचमेंट है, जिसमें इनको क्या करना पड़ता है, इनको 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, यानी हाउस के 1/4 मेंबर के साइन चाहिए एक पेपर पे, और इनको 14 दिन का प्रेसिडेंट को नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। इम्पीचमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा की, ठीक है। और फिर बिल पास होगा इनका रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। फिर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट, यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट का,
फिर लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, अब इनको हटाने के लिए दिल्ली और पौंडीचेरी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि उनके भी सिग्नेचर चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। इनके इलेक्शन के लिए दिल्ली एंड पौंडीचेरी अपना वोट देगी, लेकिन इनको हटाने के लिए दिल्ली एंड पौंडीचेरी का कोई भी रोल नहीं है। इनकी वैकेंसी के लिए क्या है, इनका या तो इनकी जो वैकेंसी खाली है, यानी कि इनका जो या तो टेन्योर कंप्लीट हो गया हो, ठीक है, या इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया हो, इनका इम्पीचमेंट हो गया हो, इनकी डेथ हो गई प्रेसिडेंट की, टिल डेट यानी कि सक्सेसर, यानी कि जब तक कोई दूसरा प्रेसिडेंट नहीं आ सकता तब तक ये एलिजिबल हैं, ठीक है। ये एलिजिबल है उस चेयर को संभालने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा निभाने के लिए, और ये एलिजिबल भी हैं री इलेक्शन के लिए, और ये n नंबर टाइम्स भी इलेक्ट किए जा सकते हैं। जबकि यूएसए में सिर्फ प्रेसिडेंट 2 बार बन सकते हैं, बट अपने इंडिया में कितनी बार भी n नंबर टाइम्स ऑफ प्रेसिडेंट आप बन सकते हो। तो यही था अपने आज की वीडियो में गाइज। तो मैंने आपको आज क्या क्या चीज़ें पढ़ाई। मैंने पढ़ा कि सबसे पहले इनका इलेक्शन कैसे होता है, एमएलए एमपी इनको चुनते हैं, ठीक है। फिर इनका नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं दे सकते प्रेसिडेंट को। फार्मूला वोटिंग सिस्टम, वैल्यू ऑफ एमएलए वोट, यानी कि एक एमएलए और एमपी के वोट की वैल्यू क्या होती है वो मैंने आपको बताया। इलेक्शन के टाइप क्या है, सीक्रेट बैलेट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस भी होती है। अब प्रेसिडेंट के इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों रखे गए हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू इतनी नहीं मानी गई है प्राइम मिनिस्टर सब, जबकि सारा रोल, सबकी सारी पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। इसलिए इनके लिए इनके ऊपर जो खर्चे या जो समय और जो पैसा बर्बाद होगा उसको बचाने के लिए इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन रखा गया, ठीक है, जिसमें एमएलए और एमपी इनको चुनते हैं, अपना वोट देते हैं, ठीक है। इनकी क्वालिफिकेशन क्या हो, इनमें मैंने आपको बताया, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35+ होनी चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके नहीं रखे हो किसी भी जगह पर, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, कहीं पर भी नहीं, ठीक है। फिर इनकी ओथ कौन दिलवाता है, ओथ दिलवाते हैं सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर अगर वो एब्सेंट होते हैं तो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो दिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंडीशन क्या है इनकी, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं की हो, ठीक है। फिर ये कोई भी हाउस ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है, कोई भी हाउस के। और इनके जो खर्चे हैं, इनके जो अलाउंसेस हैं, उनमें कोई भी घटना कम ज़्यादा नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में इनको रहने के लिए कोई भी रेंट नहीं देना है। इनकी इम्पीचमेंट के लिए क्या करना है, इनकी इम्पीचमेंट के लिए इनको या तो इनका टर्म पूरा हो गया हो या इनको रेजिग्नेशन देना हो तो वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। इनको रिमूव करने के लिए 1/4 सिग्नेचर चाहिए हाउस के, मेंबर ऑफ हाउसेस के, ठीक है। 14 डेज़ का प्रेसिडेंट को नोटिस देना पड़ेगा। इनकी इम्पीचमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है। इस तरह से इनका बिल पास होता है। और इनके इम्पीचमेंट के लिए दिल्ली एंड पौंडीचेरी की मंजूरी या इनका पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि इनको नहीं लिया जाता है। फिर इनकी वैकेंसी के लिए क्या करना है, या तो इनका टेन्योर कंप्लीट हो गया, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, इनकी डेथ हो गई हो, इनका इम्पीचमेंट हो गया हो, ठीक है। तब तक के लिए ये अपनी पोस्ट संभालेंगे जब तक कोई नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता इलेक्ट होके, ठीक है। इनको अपनी सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी और ये री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल हैं और n नंबर टाइम्स ये इलेक्ट किए भी जा सकते हैं। तो यही था आज के इस वीडियो में प्रेसिडेंट के बारे में। अब नेक्स्ट मैं वीडियो लेकर आऊँगा पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊंगा प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इतनी ज़्यादा प्रेसिडेंट की पावर्स नहीं है, बट फिर भी एक नेक्स्ट लेवल पे प्रेसिडेंट अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की बहुत सारी पावर्स भी हैं जो कि आपको सरप्राइज़ करेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू।